अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये जो दिन गुजर रहे हैं इनको अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज का हमारा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर्स और स्केलर में फ़र्क क्या है और एक वेक्टर को हम स्केलर से हट के कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आज के लेक्चर का फोकस होगा। बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव इसका यूज आगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर्स की कि स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज हैं। स्केलर्स को हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed completely with magnitude only are called स्केलर्स। ऐसी तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर्स। मिसाल के तौर पर पहले हम अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड को आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में दो चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज, आप उसको ऐसे कह लें, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सुटेबल यूनिट्स। मैग्नीट्यूड क्या होती है? प्रोडक्ट है दो चीजों का। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सुटेबल यूनिट। अब हम आते हैं इसकी मिसाल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अब स्केलर्स की अगर हम मिसाल लिखें, एग्जाम्पल लिखें, तो उसमें मैथ्स, टाइम, लेंथ एक्सेट्रा, ये सारी चीजें स्केलर में आती हैं। अब कैसे हम कहते हैं मैथ्स? आपने सपोज कर लें बाजार से कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, या आपने टाइम की अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछते हैं कि जी आप क्लास में बैठे हुए तो आपको घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगता है? आपका आंसर होगा, सपोज कर लें आप कहते हैं, टाइम की अगर हम बात करें, आप कहते हैं जी 10 मिनट्स, ठीक है। आपने बात की तो जिसको आप बता रहे हैं उसको पूरी बात समझ में आएगी कि 10 मिनट लगते हैं घर से स्कूल आने में। अब इसमें 10 जो है दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनट जो है दैट इज अ सूटेबल यूनिट। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स, आप बाजार जाते हैं, आपने कोई फ्रूट खरीदना है या कोई और चीज खरीदनी है जिसका मैथ्स पर करते हैं, ठीक है, या यूं कह लें कि आपसे कहा जाता है कि जाएं बाजार से दूध लेके आए, ठीक है, या फ्रूट कोई भी लेके आए, एप्पल्स आप खरीद रहे हैं, आप तरबूज खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो कितना लेके आना जी? फर्स्ट के लिए आपसे कहा जाता है कि एप्पल लेके, कितने एप्पल लेके आए? 5 किलोग्राम। आपको दूसरी बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बड़े लेके आने हैं, छोटे, वो और चीज है, लेकिन आप बात समझ में आ गई कि लेके कितने आने हैं? 5 किलोग्राम। इसमें 5 जो है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज अ यूनिट, ठीक हो गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड का। लेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है, लेंथ में फिर हम पहली वाली एग्जांपल यूज कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपका जो घर है वो स्कूल से कितनी दूर है? आपका घर
स्कूल से कितनी दूर है, या कोई और आप एड्रेस पूछते हैं कि जी नेशनल बैंक है वो आपके स्कूल से कितनी दूर है, या कोई भी और ब्रांच, आप बताते हैं जी वो 100 मीटर, 100 मीटर के फासले पे है। अब 100 में 100 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर इसका यूनिट है। तो ये तमाम ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको समझने के लिए मुकम्मल तौर पर या समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए या किसी दूसरे को समझाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड में हम दो चीजें लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सूटेबल यूनिट। अब डेली लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू और सूटेबल यूनिट में से सिर्फ एक यूज करते हैं, एक क्वांटिटी, या तो हम नंबर यूज करेंगे या फिर हम यूनिट यूज करेंगे। लेकिन याद रखें उन तमाम केसेस में एक चीज हम मेंशन करते हैं, एक क्वांटिटी, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू का हमें ऑलरेडी अंदाजा होता है कि हम क्या समझ रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं। मसलन आपसे कहा जाता है जी कि जाओ बाजार से 1 किलो, एक नहीं कहा जाता, या 1 लीटर जाओ बाजार से दूध लेके आओ। ठीक है ना, वालिदैन आपसे कहते हैं कि जाओ बाजार से दूध लेकर, आप पूछते हैं कितना लेकर आना, वो तो कहते हैं लीटर, ओनली लीटर, दैट इज अ यूनिट। इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। इसलिए इसी तरह टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, आपसे पूछते हैं कि आप जो अपना जो लेसन है वो कितने टाइम में याद कर लेते हैं, आप कहते हैं जी घंटा लग जाता है। अब घंटा और दैट इज अ यूनिट, लेकिन आप इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं किया, तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। इसलिए बास केसेस ऐसे हैं कि जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट का यूज करते हैं, या बाज़ औक़ात हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं, लेकिन दूसरी चीज हमें अंडरस्टूड होती है। इनके फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर्स का होना लाजमी है। कौन कौन से? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सूटेबल यूनिट। इसके बगैर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कंप्लीटली नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो एक फैक्टर हमें अंडरस्टूड होगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। डेफिनेशन हम अगर लिखें, फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed completely with magnitude and direction are called vectors। फर्क आ गया। स्केलर्स के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत, जबकि वेक्टर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड और इसके साथ डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स की एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं। अब हम वेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। हम कैसे वेक्टर्स को समझने के लिए या समझाने के लिए
डायरेक्शन का कंसेप्ट होना, बताना या पूछना लाजमी है। अब सपोज करें कि मेरे पास ये पॉइंटर है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि पॉइंटर को इस तरह से पकड़ के खड़े हो जाए। आपने पॉइंटर को इस तरह से पकड़ा हुआ, खड़े हैं, ठीक हो गया। अब आप सिंपल ये कहा जाता है इस पॉइंटर को मूव करवाएं। क्या कहा जाता है? इस पॉइंटर को मूव करवाएं। अब आपको क्या पता, मेरे ज़हन में है एक स्केच है कि मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, इस पॉइंटर को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवाना है, लेकिन आपको ये बात नहीं बताई जाती कि आपने इस पॉइंटर को किधर को मूव करना है। आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि इसके ऊपर फोर्स लगाएं और उसको मूव करवाएं, क्योंकि मूव करवाने के लिए हमें डेफिनेटली फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब जब आपसे सिंपली कहा जाता है कि इसको मूव करवाएं, या ये कहा जाता है कि इसके ऊपर फोर्स लगाएं, आप किधर को फोर्स लगाएंगे? अपवर्ड भी लगा सकते हैं, आप डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, आप राइटवर्ड भी लगा सकते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंटर के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएं और साथ ये बताया जाता है कितनी फोर्स लगानी है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ठीक है, आप उसको उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब आपको डायरेक्शन बताएगी तो आपको बात समझ में आ गई। दूसरी मिसाल ये ले लें, आपने टेबल रखा हुआ है या आपकी चेयर है, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, आपसे कहा जाता है कि इस सीट को मूव करो। आप शरारतें कर रहे हैं, टीचर आपसे कहता है कि इसको मूव करो। अब आपको क्या पता है कि आपने अपनी सीट उठा के पीछे जाना है या आगे आना है, लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। और अगर आपसे कहा जाए कि सीट उठा के आगे ले आओ, आपको बात समझ में आ गई कि मैंने सीट उठा के आगे जाना है। अभी जो आगे का वर्ड है ये आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट दे रहा है कि आपने किधर को मूव करना है, ठीक है। आप टेबल पड़ा हुआ है, आपसे कहा जाता है कि इस टेबल पे फोर्स लगाएं, टेबल पे क्या लगाएं? फोर्स लगाएं। अब आपको क्या पता है कि फोर्स किधर को लगानी है? आप फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उसको प्रेस भी कर सकते हैं, उसको रेज भी कर सकते हैं, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, आपको नहीं बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इस टेबल पे 5 न्यूटन की फोर्स राइट वर्ड लगाएं, आपको बात समझ में आ गई कि कितनी फोर्स लगानी है और किस डायरेक्शन में लगानी है। तो ये है वेक्टर्स का कंसेप्ट। वेक्टर्स को समझने के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, और अगर हम इनमें से कोई एक चीज रिमूव कर दें तो एक्सप्रेस करना यूजलेस होगा। इट इज यूजलेस, ये पॉइंट लिख लें, नोट। इट इज useless express a vector without डायरेक्शन। डायरेक्शन के बगैर इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना यूजलेस है, ना अगले को बात समझ में आएगी और ना ही आपका वर्क प्रॉपरली होगा। चलिए अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वेक्टर्स और स्केलर में फर्क तो वाज़ेह हो गया कि स्केलर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत और वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब डायरेक्शन के लिए, अब इन दोनों में फर्क वाज़ेह करने के लिए हमने उनको थोड़ा सा जो सिंबल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें थोड़ा सा फर्क रखा हुआ है। तो दो मेथड है, टू मेथड्स और टू वेज टू रिप्रेजेंट vectors. First one, symbolic method. Symbolic representation कह लें,
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक मेथड कह लें, सिंबॉलिक वे कह लें। नंबर 2 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल। देखिए पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए जी, फोर्स की हमने बात की। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by a bold letter। कैसे यूज करते हैं हम? बोल्ड लेटर और पुट एन एरो ओवर द सिंबल, या फिर हम सिंबल जो है उस क्वांटिटी का उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स का सिंबल है एफ। फोर्स का सिंबल क्या है? एफ। अब अगर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे लाइक दिस, इट मींस कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको इस तरह से लिख देते हैं, इट मींस कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना कि डायरेक्शन है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर स्केलर, दिस इज वेक्टर। इट मींस कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये इस तरह के जो बोल्ड फेस करेक्टर्स हैं वो मोस्टली बुक्स में लिखे होते हैं, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो मोस्टली F4 सिंबल और इसके ऊपर एरो हेड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एरो हेड है ये हम दो तरह से यूज करते हैं, ऊपर भी यूज करते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और सेम एज ये नीचे भी लिखे जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं वो ये मेथड है। ठीक हो गया, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक लाइन सेगमेंट। सपोज हमने यूज करनी है 5 न्यूटन फोर्स। कितनी फोर्स यूज करनी है? 5 न्यूटन की, ग्राफिकली अपवर्ड, और ये उसकी डायरेक्शन है। क्या करते हैं हम? एक लाइन सेगमेंट यूज करते हैं जिसके एक एंड पे एरो हेड होता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक एरो हेड, दूसरा लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। वेक्टर में चूंकि दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब भी आप वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन यूज करते हैं, उस लाइन के एक एंड पे हम एरो हेड यूज करते हैं। अब ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड है ये हमें बताएगा डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ग्राफिकली वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, एक लाइन के हिस्से से, और ऐसी लाइन जिसके एक एंड पे क्या होता है? एरो हेड। एरो हेड हमें क्या बताता है? डायरेक्शन, और जो लाइन की लेंथ है वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेकिन
इस लाइन की लेंथ के लिए हम पहले स्केल सेलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं हम? स्केल, कि ये लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? ग्राफिकली वेक्टर इज represented by a line segment with an arrowhead। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से मैग्नीट्यूड की तीनों डायरेक्शन? लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन according to selected scale gives magnitude of vector and arrowhead gives its direction। हम arrowhead जो है ये स्केल हम खुद सिलेक्ट करते हैं। सपोज के लिए हमने लिए 5 न्यूटन, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? स्केल क्या सिलेक्ट कर लेते हैं? स्केल के बारे में क्या लेते हैं? लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 न्यूटन के। तो जब हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, जब हम 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन लगाएंगे इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन की फोर्स है। कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन की। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स और स्केलर में फर्क और हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फर्क है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि वेक्टर्स को लाइक स्केलर हम ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग मेथड यूज करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।